नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह असम में वायुसेना का 2 दिवसीय कमांडर सम्मेलन संपन्न हुआ। साथ ही राज्य सरकार ने एक नए जिले का गठन कर प्रदेश में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। वहीं सीबीआई ने 2 लापता मणिपुरी छात्रों के मामले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता होने के संदेह में 22 वर्षीय एक युवक को पुणे से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने जातीय संघर्ष से प्रभावित राज्य में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए हिंसा और संपत्तियों को नुकसान दिखाने वाले वीडियो या तस्वीरों के प्रसार पर रोक लगा दी। इसके अलावा मिजोरम में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद जहां राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, वहीं नागालैंड विधानसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव की भी तारीख सामने आ गई है। इसके अलावा मेघालय सरकार ने सिक्किम में आई प्राकृतिक आपदा से सबक लेते हुए जहां भूकंप की स्थिति आने पर अपनी तैयारियों को परखा है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश सरकार एक विशेष म्यूजियम बनाने जा रही है। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत से इस सप्ताह कई प्रमुख घटनाएं रहीं। आइए सब पर डालते हैं एक नज़र और सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम से आए समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने हर समय उच्च परिचालन तैयारियां रखने के महत्व पर जोर दिया है। सेना ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। तेजपुर में 12 अक्टूबर से शुरू हुए 2 दिवसीय वार्षिक ईस्टर्न एयर कमांड यानी ईएसी कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि सभी प्लेटफॉर्म, शस्त्र प्रणालियों और परिसंपत्तियों की अभियान संबंधी तैयारी निश्चित होनी चाहिए। उन्होंने सभी दुर्घटनाओं और घटनाओं के मूल कारण का विश्लेषण करने, मिशन की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए रखरखाव प्रक्रियाओं में सुधार करने और हर समय भौतिक और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वायुसेना प्रमुख ने सभी कमांडरों से सुरक्षित परिचालन उड़ान वातावरण प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखने का आग्रह भी किया। उन्होंने पूर्वी कमान की परिचालन तैयारियों का जायजा लिया और उसकी बड़ी उपलब्धियों पर संतोष जताया। वायुसेना प्रमुख ने अभियानों, रखरखाव और प्रशासन के क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए स्टेशनों को ट्रॉफी भी प्रदान की। ईएसी के कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल एसपी धारकर ने तेजपुर वायुसेना केंद्र पर एयर चीफ मार्शल चौधरी का स्वागत किया। मणिपुर से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि सीबीआई ने 2 लापता मणिपुरी छात्रों के मामले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता होने के संदेह में 22 वर्षीय एक युवक को पुणे से गिरफ्तार किया है। दोनों छात्रों के बारे में माना जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की एक विशेष टीम ने पाओ लुन मांग को बुधवार को पुणे से गिरफ्तार किया और अदालत में पेश करने के लिए उसे गुवाहाटी ले गई। उन्होंने बताया कि विशेष अदालत ने उन्हें 16 अक्टूबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। हम आपको बता दें कि फिजाम हेमंजीत और 17 वर्षीय लड़की हिजाम लिन थोइंगबी 6 जुलाई को लापता हो गए थे। कथित तौर पर उनके शव वाली तस्वीरें 25 सितंबर को सामने आई, जिसके बाद मुख्य रूप से छात्रों ने मणिपुर में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने जातीय संघर्ष से प्रभावित राज्य में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए हिंसा और संपत्तियों को नुकसान दिखाने वाले वीडियो या तस्वीरों के प्रसार पर रोक लगा दी है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस तरह के प्रसार से सख्ती से निपटा जाएगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यह आदेश ऐसे समय जारी किया गया है जब व्यापक हिंसा के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया मंच पर वायरल हुई हैं। इसी तरह के एक वीडियो में कुछ लोगों के समूह द्वारा 2 युवकों को करीब से गोली मारते हुए और उन्हें एक गड्ढे में दफनाते हुए दिखाया गया है। हालांकि वीडियो में घटनास्थल और दफनाने वाली जगह की जानकारी नहीं है। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने बुधवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अवधि को 5 दिनों के लिए यानी 16 अक्टूबर शाम तक बढ़ा दिया है। आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। गृह विभाग सचिवालय की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि यह निर्णय राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों तथा साजिशों को विफल करने और शांति तथा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए लिया गया है और विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने, जनहित में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह पर्याप्त उपाय करना जरूरी हो गया है। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने लोगों से उन व्यक्तियों की संपत्ति पर कब्जा नहीं करने को कहा है जो 5 महीने के जातीय संघर्ष के कारण अपने घर छोड़कर चले गए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि ऐसा करने से कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। उच्चतम न्यायालय के 25 सितंबर के आदेश का हवाला देते हुए मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने कहा है कि दूसरों की संपत्ति को हड़पने या उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। मिजोरम से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि विपक्षी दल जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम के नेता और उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लाल दुहुमा ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी मिजोरम में सत्ता में आती है तो वह किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। लाल दुहुमा ने लगभग 300 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए 3 नए जल विद्युत बांध बनाने और अगले 5 वर्षों तक बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का भी वादा किया है। उन्होंने ममित जिले के खौरी हनीम गांव में एक जेडपीएम ब्लॉक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की लगभग 60% आबादी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। जेडपीएम के नेता ने कहा, जेडपीएम किसानों के उत्थान और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। हम कृषि को आधुनिक बनाएंगे।
इसके अलावा ईसाई बहुल मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF सहित सभी मुख्य राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख बदलने की मांग की है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक यहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 7 नवंबर यानी मंगलवार को होगा और मतगणना 3 दिसंबर यानी रविवार को निर्धारित की गई है। चुनाव आयोग को पत्र लिखने वालों में जोरम पीपुल्स मूवमेंट और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के प्रमुख चर्चों के समूह मिजोरम कोहरान हुए तुते कमेटी ने भी चुनाव आयोग को एक पत्र भेजकर मतगणना की तारीख बदलने का आग्रह किया है। इन सभी का तर्क है कि रविवार का दिन ईसाइयों के लिए खास होता है और उसी दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है, इसलिए उस दिन मतगणना नहीं की जानी चाहिए। मेघालय से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सिक्किम में आई प्राकृतिक आपदा से सबक लेते हुए भूकंप की स्थिति में अपनी तैयारियों की समीक्षा की है। And as you are seeing that we are just creating certain scenarios. The present scenario is of the earthquake. The NDRF here is now presenting that how do we rescue the survivors from the collapsed building. This building we have taken up as an example of a collapsed building wherein the only way of survival is through these ropes and all. So through you I would like to just appeal to the public that kindly be aware of these kinds of disasters. Don't panic, get prepared. We are doing this exercise to just see what kind of coordination we are doing amongst all the agencies, and in the days to come we'll be doing it at the community level, at the very small level, so that everybody is aware of what their roles and responsibilities, and more importantly people should be sensitive about it. नागालैंड से समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा है कि नागालैंड की तापी विधानसभा सीट पर उपचुनाव 7 नवंबर को होगा। तापी से मौजूदा विधायक नोके वांगनाओ के निधन की वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। उपचुनाव उसी दिन होगा जब मिजोरम और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए विधानसभा चुनाव है। वांगनाओ 10 बार के विधायक रहे थे। थोड़े समय बीमार रहने के बाद 87 वर्ष की उम्र में 28 अगस्त को दीमापुर के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। अरुणाचल प्रदेश से समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ मित्र देशों की सेनाओं के एक विमान का मलबा और अन्य संबंधित चीज़ों को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय जल्द ही लोगों के लिए खोला जाएगा। द हम्प म्यूजियम नाम का यह संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की पहल पर पासीघाट में तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने संग्रहालय का उद्घाटन कराने के लिए भारत में अमेरिकी राजदूत को आमंत्रित करने की योजना बनाई है। पेमा खांडू ने बताया, संग्रहालय तैयार है और इसका उद्घाटन अगले महीने किया जाएगा। 1942 में जब जापानी सेना ने 1150 किलोमीटर लंबे बर्मा मार्ग पर नाकेबंदी कर दी थी तो मित्र देशों की सेना ने विमानन इतिहास के सबसे बड़े हवाई अभियानों में से एक को अंजाम दिया था। 1150 किलोमीटर लंबा बर्मा मार्ग वर्तमान में म्यांमार के लेशियो और चीन में कुनमिंग को जोड़ने वाला एक पहाड़ी राजमार्ग है। मित्र देशों की सेना के पायलटों ने इस मार्ग को द हम्प नाम दिया क्योंकि उनके विमानों को यहाँ की गहरी घाटियों से होते हुए फिर तेजी से 10,000 फुट से ऊंचे पहाड़ों पर उड़ान भरनी पड़ती थी। द हम्प में अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत और म्यांमार के हिस्से शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि बेहद मुश्किल उड़ान परिस्थितियों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ करीब 650 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।